कृष्णा कपूर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में मातृभाषा और उसके महत्व में मातृभाषा की पाठ्यचर्या में उसका क्या स्थान है, इस विषय में पढ़ेंगे। मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला मानी जाती है। जिस मनुष्य को अपनी मातृभाषा पर जितना अधिक अधिकार होता है, वहीं उतना ही उसे अधिक विचार और चिंतन करने पर भी उसका उतना ही अधिकार होता है, उतना ही वह अधिक अपना विकास कर सकता है अपने चिंतन और विचार विमर्श के द्वारा। इतना ही नहीं, अपितु विद्यालय शिक्षा भी इसी के विषय में ज्ञान को भी महत्व देती है। अगर यह ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए तो उसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है और इसके माध्यम से जो भी किए गए क्रियाकलाप है वह बच्चा स्वयं करके सीखता है और एक स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही ज्ञान के माध्यम बताने चाहिए और व्यापक एवं स्पष्ट ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय शिक्षा में ज्ञान प्रदान करने का जो भी माध्यम है वह मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए और इसकी पाठ्यचर्या में मातृभाषा को शामिल करना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और उसके लिए इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि मातृभाषा को विद्यालयी भाषा का एकमात्र विषय के रूप में न पढ़ाया जाए, अपितु अन्य सभी विषयों की शिक्षा के साथ उसे भी शिक्षा दी जाए। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा के किस स्तर की पाठ्यचर्या जो भी बनाई गई है उसमें मातृभाषा को प्रमुख स्थान दिया जाए या न दिया जाए। इस समय हमारे देश में 10 जमा 2 जमा 3 शिक्षा संरचना लागू है। जैसे इसके अंतर्गत प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश में समान होनी चाहिए। उसके बाद अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क होनी चाहिए। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में पहले पूर्व प्राथमिक जो भी शिक्षा के विधान है वह 10 वर्षीय शिक्षा को प्राथमिक, उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और 3 वर्गों में बांटा जाए और बांटा गया है। बाद में जो ये उच्च शिक्षा है, 2 माध्यमिक, इस शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है और बाद में प्लस जो 3 है उसके आगे की शिक्षा उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। यह एक व्यावसायिक शिक्षा भी हो सकती है और इसके जितने भी स्तर हैं वह पाठ्यचर्या में मातृभाषा के स्थान पर विचार जैसे कह सकते हैं कि जो हमारी पाठ्यचर्या की जो इसमें +3 की जो भी व्यवस्था की गई है वह किस प्रकार देनी चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से या अन्य किसी जो उस वक्त की शिक्षा है जो उपयोग रखती है उसमें दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है कितना यह इसमें बताया गया है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में हमारी मातृभाषा का कितना स्थान है और क्या स्थान है इस विषय में बताया गया है। जैसे वर्तमान में हमारे देश में 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अथवा शिशु शिक्षा कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वास्थ्य रक्षक आदतों का निर्माण करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपने बारे में जानना, कितना कुछ वो छोटे वर्ष के बच्चे होते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। समाज में
खेल खेल में भी किए जाते हैं और शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर उन्होंने 40% बल देने के लिए अलग से बताया गया है। इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा के सर्वमान्य रूप से परिचित कराया जाना चाहिए और उन्हें मातृभाषा की मूल ध्वनियों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने का अभ्यास कराना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे स्वाभाविक रूप से अनुकरण के द्वारा मातृभाषा के सर्वमान्य मौखिक रूप को सीखें और उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और करके सीखने के अनुभव प्राप्त करें और उन्हें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। करके सीखा गया ज्ञान एक स्थायी और सत्य ज्ञान होता है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को भावी जीवन बना सकते हैं और आने वाले समय में उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे वह अपने जीवन को बेहतर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा का क्या स्थान है? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का क्या स्थान है? बच्चे जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं वह कक्षा 1 से 5 तक की जो भी वर्ष की उनकी आयु होती है उसमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और इस स्तर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृभाषा का ज्ञान, अपने इतिहास से परिचय कराना, उनका स्थानीय भूगोल या क्षेत्रीय जानकारी, सामान्य जीवन की आवश्यकताओं की जानकारी, ये सब मुख्य रूप से उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और वर्तमान में हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी महत्व दिया जाता है और इसका अध्ययन करना अनिवार्य रूप से बताया गया है। अब हमारी दृष्टि से इस तरह की पाठ्यचर्या में अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित करने पर उसके साथ साथ मातृभाषा को सम्मिलित करने पर 20% और अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित करने पर 10% बल देना चाहिए। यह हमारी शिक्षा नीति में बताया गया है। इस स्तर पर बच्चों की जो मातृभाषा की जो मूल ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान भी में ज्ञान देना होना चाहिए। उनको मौखिक पठन का अभ्यास कराना चाहिए और उनके शब्दकोश में वृद्धि करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनके विचारों को सुनना चाहिए, उन्हें से ज्यादा करके और उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्य को अनुभव द्वारा सीखे गए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए बच्चों के द्वारा। और जब वह अपने विचारों को बताते हैं तो उनके विचारों को भी स्वीकृति देनी चाहिए और उनके लिखित भाषा की शिक्षा भी देनी चाहिए। इसके स्तर पर बच्चों को कोई भी विषय पढ़ाते समय अथवा कोई भी क्रिया कराते समय उनकी मौखिक एवं लिखित भाषा में सुधार होगा और उसे और भी ज्यादा अधिक सुधार करने के प्रयत्न करने चाहिए। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में मातृभाषा
दिया जाना चाहिए, क्योंकि तीनों भाषाओं पर हमें समान बल देना है। परंतु हमारी जो मातृभाषा है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा हमें उस भाषा में बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि मातृभाषा के लिए कुल समय व शक्ति केवल 10% ही मानी गई है। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुदृढ़ नींव रखी जाए तो इतना बल पर्याप्त होता है और इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा के व्याकरण का ज्ञान कराना शुरू कर देना चाहिए। और 3 भाषाओं के शिक्षण में इतना अंतर अवश्य रखना होगा कि मातृभाषा की जो शिक्षा है वह पाठ्यचर्या के अन्य विषय और शिक्षण की क्रियाओं के प्रशिक्षण के साथ भी चले और बच्चों के जो मौखिक एवं लिखित भाषा के निरंतर अभ्यास है उनमें सुधार किया जा सके और उनके सुधार के लिए प्रयत्न भी किया जा सके। अब माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा का स्थान। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा पर मातृभाषा मातृभाषा का स्थान। हमारे देश में कक्षा 9 से लेकर 10 तक की जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, यह आशा की जाती है कि 10 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सामान्य जीवन जीने योग्य बच्चे हो जाएंगे और इस स्तर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वही होता है जो माध्यमिक शिक्षा का होता है और उनकी उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिए प्रयत्न जारी रहता है। इस स्तर पर भी बच्चों को अधिकतर प्रांतों में 3 भाषाएं सीखनी होती हैं। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 क्षेत्रीय, नंबर 2 है अंग्रेजी भाषा एवं नंबर 3 है अन्य कोई भी भाषा जो उस प्रांत या क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि मातृभाषा को 10% बल मिलेगा। बाकी इस स्तर पर मातृभाषा के जो भी साहित्य है उसका अध्ययन या अध्यापन कुछ प्रकार से इस प्रकार किया जाए कि बच्चों को मातृभाषा के विविध रूपों का जो भी स्वरूप है उसका परिचय कराया जा सके और मातृभाषा के साहित्य को अध्ययन या अध्यापन में बच्चे रुचि ले सके और इस स्तर पर मातृभाषा का व्यवहार जो भी है उसकी जो व्याकरण है उसका पूरा ज्ञान बच्चों को हो जाना चाहिए। विशेषकर शब्द निर्माण का जो भी ज्ञान है वह बच्चों को पूरा हो जाना चाहिए और इस स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की जो भी पाठ्यचर्या है उसमें समस्त विषयों का एवं उनकी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने चाहिए, जिससे बच्चों की मौखिक एवं लिखित भाषा में निरंतर सुधार करने के प्रयत्न किए जा सके और बच्चों के नैतिक और सामाजिक विकास पर अधिक बल दिया जा सके। अब +2 अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा का स्थान। उच्च माध्यमिक शिक्षा पर
मातृभाषा शिक्षा की पाठ्यचर्या और मातृभाषा का स्थान अब है उच्च माध्यमिक स्तर। जो बताया गया है हमारे देश में +2 अर्थात उच्च माध्यमिक स्तर पर जो मातृभाषा की शिक्षा व्यवस्था है उसे 2 रूपों में, एक समान और दूसरी साहित्यिक, और वह भी ऐच्छिक रूप से यानी वैकल्पिक विषय के द्वारा प्रदान की जाए। चूंकि हमारे देश में इस स्तर की शिक्षा का माध्यम जो भी है वह मातृभाषाएं या क्षेत्रीय भाषाएं ही होती हैं या होनी चाहिए। इतना प्रयत्न करना भी इस स्तर पर किया जाना चाहिए कि किस विषय को पढ़ाते समय अथवा पढ़ते समय किस क्रिया को कराते हैं और उस समय बच्चों की जो मौखिक या लिखित भाषा है उसका किस प्रकार परिमार्जन किया जाए। यह इस +2 की जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत बताया गया है। अब है उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा का स्थान। हमारे देश में +3 का और उससे आगे की जो भी शिक्षा है वह उच्च शिक्षा के वर्ग में आती है। यूं तो हमारे देश में कृषि विज्ञान की शिक्षा, तकनीकी और मेडिकल की शिक्षा, और ये कहिए कि सभी शिक्षा को छोड़कर, जैसे बताया गया है कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं। परंतु चूंकि इस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य विशेष योग्यता प्रदान करना होता है और इसलिए मातृभाषा की शिक्षा का अलग से विधान करना अथवा उसकी शिक्षा पर किसी भी रूप में बल दिया जाना उचित नहीं है। इस स्तर पर मातृभाषा साहित्य के विशेष अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए और वह वैकल्पिक विषय के रूप में। परंतु यदि इस स्तर पर छात्र छात्राओं को उनकी मौखिक और लिखित भाषा या मातृभाषा निरंतर परिमार्जन किया जाए तो इसमें आपत्ति भी क्या है या क्या हो सकती है। यदि भाषा शिक्षित मनुष्य की पहचान है, इसलिए उसमें तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा समाप्त होने के बाद भी सुधार के प्रयत्न जारी रखने चाहिए। अब विशेष मनुष्य के जीवन की उसकी मातृभाषा का महत्व सबसे अधिक होता है और इसलिए 10 वर्षीय शिक्षा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और विद्यालय में उसके अध्ययन या अध्यापन की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है मातृभाषा की समुचित शिक्षा के अभाव में ही बच्चों की मातृभाषा का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है और बच्चों का जो शिक्षा का अवरोधन है वह बढ़ता जाता है, जिस कारण कुछ बच्चे भाषा की उपयोगिता को नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे भाषा को सीखने के डर से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। वह एक
शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए तो वह उसे जल्दी ही सीख लेते हैं और उनके विचारों को जितनी स्वतंत्रता मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी, वह उतना ही शिक्षा को भी महत्व देंगे और पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे और अपनी जो उनकी लालयता है, उनकी तत्परता है, वह उसे बढ़ाएंगे। पहली बात तो यह है कि परिवार तथा समुदाय की विशेष मातृभाषा है, नहीं बोली भी भाषा प्रयोग होती है। हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी बोली या भाषा बोली जाती है, ज्यादातर बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और उसी के अनुकरण के द्वारा जो भी बात सीखते हैं उसी का ज्ञान ग्रहण करते हैं और संप्रेषण के द्वारा सीखा गया ज्ञान उनके लिए शुद्ध ज्ञान होता है। जबकि विद्यालय में इसे शुद्ध करके बताया जाता है, भाषा का सुचारू रूप बताया जाता है, परंतु अगर अक्षेत्रीय भाषा का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा रहेगा तो विद्यालय शिक्षा में अगर थोड़ा बहुत उसे सुधार के साथ प्रयोग किया जाए तो वह बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब है मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम क्यों हो? जहां तक शिक्षा के माध्यम की बात है तो लगभग सभी स्वतंत्र देशों में शिक्षा का माध्यम वहां की मातृभाषा ही होती है। अब जिन देशों में एक से अधिक मातृभाषाएं हैं उन देशों में वहां की राष्ट्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। अब कुछ देशों में इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं, उनमें से हमारा देश भी एक उल्लेखनीय है, क्योंकि जिन देशों की भाषा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है वहां की शिक्षा का माध्यम है। उन देशों में शिक्षा की प्रगति बहुत तेजी से हुई है और उन देशों का अपना जो भी विकास है वह बहुत तेजी से बढ़ा है। अतः किसी भी देश की किसी भी स्तर की शिक्षा का माध्यम उस देश की मातृभाषा ही होनी चाहिए और वह देश हमेशा अपने देश की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाता है। जहां अधिक से अधिक समृद्ध भाषाएं होती हैं वहां राष्ट्रभाषा को मातृभाषा की तरह शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और बनाया जाता है। और मातृभाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सरलतम साधन होती है और इस पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है और इसके माध्यम से अध्ययन अध्यापन की जो भी क्रियाएं हैं वे बढ़ती हैं और सरल रूप से सहज रूप से आगे की ओर अग्रसर होती रहती है। और मातृभाषा और विचार में अटूट संबंध होता है जिनके द्वारा प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा में ही विचार विनिमय करता है और उसी के माध्यम से अपने विचार विनिमय की जो भी गति है वह बढ़ाता है और अनुकरण द्वारा अपनी भाषाओं को सीखता है। और मातृभाषा के माध्यम से ही सामाजिक व्यवहार करते हैं बच्चे और उसी के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया को भी करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक व्यवहार को एवं सामाजिक अंतःक्रिया को दोनों को महत्व दिया जाता है और इसलिए शिक्षा का माध्यम हमारे देश की मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए। अपनी मातृभाषा के प्रति बच्चों में एक आदर भाव होता है जिसे वे बच्चे माता और मातृभूमि के मातृ वंदनीय मानते हैं और उसके स्थान पर किसी अन्य भाषा को शिक्षा का माध्यम अगर बनाया जाए तो बच्चों की भावना को कुठाराघात होता है, वह उसे स्वतः ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं और मातृभाषा के साहित्य में जाति विशेष का इतिहास एवं संस्कृति का
नेक्स्ट